दोस्तों, ये कहानी जो है ये एक लड़की की है। एक ऐसी लड़की जो कि कानून की पढ़ाई कर रही है और कानून की पढ़ाई करने के बाद अब वो एक लॉयर भी बन गई है और उसके पिता भी लॉयर थे। लेकिन उसका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। वो जज बनना चाहती थी। वो लड़की मध्य प्रदेश के कटनी की है। कटनी बेहद फेमस जगह है, आप शायद जानते होंगे। अब उसे पढ़ाई आगे मतलब कि एग्जाम के लिए उसे और अच्छी तैयारी करनी थी। क्योंकि एग्जाम आसान तो होता नहीं जज का, और उसे एक बहुत ही अच्छी वाली तैयारी करनी थी। इसलिए उसे कटनी छोड़कर बाहर जाना था। कोई अच्छा सा हॉस्टल ज्वाइन करना था ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाए और एग्जाम भी क्रैक कर पाए। इसीलिए वो कटनी को छोड़कर इंदौर जाने की तैयारी बनाती है। अब वो पूरी तैयारी के साथ पूरे घर वाले राजी होकर उसे इंदौर भेज देते हैं और इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में उसका दाखिला करा देते हैं। वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ रही थी। और जो वो लड़की थी उसका नाम था अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी बेहद पढ़ने में अच्छी थी। वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक वकीली भी कर चुकी थी। काफ़ी अच्छा उसे अनुभव था और वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिक तरीके से वो अपनी तैयारी को कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आता है अगस्त का महीना, जिसमें रक्षाबंधन का त्योहार पड़ जाता है। अब घर वाले बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, भाई बहन का त्योहार है, अच्छे से मना लेते हैं। अर्चना भी राजी खुशी वहां से टिकट करवा लेती है अपने गांव, अपने मतलब कि घर आने के लिए, मध्य प्रदेश के कटनी के लिए। इंदौर से वो कटनी के लिए टिकट भी करवा लेती है और वहां से बहुत ही हंसी खुशी वहां से चल देती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, ये लड़की रास्ते से ही गायब हो जाती है। और किस तरह से गायब होती है, महीनों तक पुलिस परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, लेकिन किसी भी हालत पर ये लड़की मिलती नहीं है। और कहते हैं इस लड़की का बैग उस ट्रेन में जिस सीट पर बैठी थी, कोच B3 में पाया गया, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। और क्या हुआ, कैसे हुआ, हम आपको इस कहानी में सब कुछ बताएंगे। ये लड़की अब वहां से चल देती है और इसकी ट्रेन जो है 4:10 पर थी। ट्रेन का नाम था नर्मदा एक्सप्रेस। और नर्मदा एक्सप्रेस से वो चल देती है, 4:10 पर ट्रेन पर बैठती है। सब कुछ ठीक ठाक था। रात में वो अपने परिवार वालों से भी फोन पर बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं लग रही थी। रात में 10 बजे वो एक दो बार अपने घर वालों से बात करती है। घर वाले तसल्ली से इत्मीनान से सो जाते हैं और ये लड़की भी इधर आराम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब जब सुबह होती है, इस ट्रेन को लगभग, इसकी जो यात्रा थी इस लड़के की 12 घंटे में पूरी होनी थी। इस ट्रेन को 6:50 पर पहुंचना था। घर वाले उसी हिसाब से स्टेशन पर आ जाते हैं उसे लेने के लिए। और जिस कोच में वो बैठी थी उसी कोच के पास खड़े हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि अब अर्चना आ रही होगी। उसका बेसब्री से इंतजार था घर वालों को, जो वहां पर उसे लेने के लिए गए थे। अब वो उस स्टेशन पर ट्रेन को मात्र 5 मिनट ही रुकना था। अब ट्रेन रुकती है। जब समय ज्यादा होने लगता है, धीरे धीरे सारे यात्री उतर आते हैं, क्योंकि समय का सबको पता था कि जल्दी से उतरना है। लेकिन अर्चना नहीं उतरती। जब समय ओवर होने लगता है तो घर वाले जल्दी से उस कोच पे पहुंचते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर अर्चना है कहाँ, वो उतरी क्यों नहीं। इसके पहले भी घर वाले ने एक बार मतलब उसके पास कॉल किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब घर वाले उसके पास बार बार कॉल करने लगते हैं, सोचते हैं कि कहीं सो तो नहीं गई है। वो चारों तरफ ढूंढते हैं। ट्रेन के जाने का वक्त हो जाता है, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। घर वाले जल्दी से उतर आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर अर्चना गई तो गई कहाँ गई। रात में तो अच्छी भली उसने बात की थी, वो कहाँ गायब हो गई। कुछ पैसेंजरों से तो उन्होंने मतलब घर वालों ने पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि हाँ, एक लड़की बैठी थी रात में, पर हमें याद नहीं है कि वो कहाँ गई, हम लोग सो गए, हमें ध्यान नहीं है। अब दोस्तों, इस स्टेशन के बाद एक आगे वाला जो स्टेशन था, उमरिया स्टेशन, और उसी इलाके के आसपास उनका मतलब कि
उनके जो अर्चना थी उसका एक रिश्तेदार भी वहां पर रहा करता था। उनके घर वाले तुरंत वहां पर फोन करते हैं कि वहां पर ट्रेन इतने बजे पहुंचेगी, आप लोग वहां पर स्टेशन पर जाइए। और अर्चना आज रात को मतलब कि बैठी शाम को, और सुबह उसे अभी उतरना था लेकिन वो उतरी नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं और ट्रेन के अंदर गए, वो अर्चना मिली नहीं। आप लोग जाइए और देखिए, बस इतने बजे ट्रेन पहुंचने वाली है। उसके जो रिश्तेदार भी थे वो भागते हुए समय पर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही गाड़ी रुकती है वो उस कोच में पहुंच जाते हैं जिस कोच में अर्चना बैठी हुई थी। कहते हैं कोच B3 में वो बैठी हुई थी। और वो जाते हैं, चारों तरफ जांच पड़ताल करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें एक बैग मिलता है। वो पैसेंजर से वो लोग भी बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, एक लड़की बैठी हुई थी लेकिन पता नहीं चला कि वो मतलब कि कब उतरी कब नहीं। तो वहां पर ट्रेन काफी देर तक रुकी हुई थी। तो उनके रिश्तेदारों ने ये पूछा कि आप लोगों ने लगभग कितने समय पर देखा था। तो एक पैसेंजर ने बताया कि हमने रात में देखा था, वो नर्मदा नदी आने के पहले तक मैंने देखा था। उसके बाद मैं वॉशरूम तभी जा रहा था, वो लड़की फोन चलाती हुई बैठी थी लेकिन फिर पता नहीं चला। उसके बाद हमने ध्यान भी नहीं दिया, उसके बाद हमने तो नहीं देखा क्योंकि मैं उस समय वॉशरूम जा रहा था, वो लड़की जागती हुई बैठी थी, बाकी और यात्री बल्कि सो रहे थे। अब ये बताने पर सब परेशान। लेकिन दोस्तों, ये कहानी, इस कहानी में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस लड़की का बैग वहीं पर रखा हुआ था। घर वाले ने तो जल्दी जल्दी मतलब ट्रेन जाने वाली थी तो बैग पर तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उस लड़की का बैग वहीं पर रखा हुआ था। और वहां पर जो यात्री बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ये बैग उसी लड़की का है। वो लड़की तो नहीं है लेकिन बैग उसी लड़की का है, हमने ये देखा था कि ये बैग लेकर वो बैठी हुई थी। अब वो ट्रेन जाने का समय हो जाता है, वो रिश्तेदार उतरते हैं, सारे घबराए हुए थे। तुरंत तो अर्चना के घर वालों के पास फोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसका बैग हमें मिला है। तुरंत फोटो खींच कर घर वालों को भेजा जाता है कि क्या यही उसका बैग है। उसके कपड़ों की फोटो भी खींच कर भेजी जाती है तो घर वाले बताते हैं यही उसके कपड़े हैं और बैग भी यही है, हम अच्छे से पहचान रहे हैं। यह सब कहानी 8 अगस्त की थी, 7 अगस्त को चली थी। दोस्तों, घर वाले बेहद परेशान, जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ उसे ढूंढें। वो ट्रेन से गायब हुई थी, किसी गांव से नहीं, किसी शहर से नहीं, किसी इलाके से नहीं। घर वाले परेशान होकर रेलवे पुलिस के पास जाते हैं और अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और सख्ती से कहते हैं कि हमारी बेटी हर हाल में मिलनी चाहिए, और जितना भी पैसा लगेगा, जो भी लगेगा, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच में कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बहुत ही ईमानदारी से और गहराई से जांच होनी चाहिए। पुलिस ने भी इस मामले को बहुत ही सीरियसली, गहराई से जांच करना शुरू किया। पहले तो ये सब जानना शुरू किया और घर वालों ने ये भी बताया ये नाम है, ऐसी फोटो है, सब कुछ बताया। उन्हें फोटो दी। अब पुलिस वाले अपने एंगल से जांच करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले पहले ये देखते हैं, जब उन्हें ये पता चला कि वो नर्मदा नदी के पास से गायब हुई है, या गायब हुई है कि नहीं हुई है, जैसे उस पैसेंजर ने बताया था कि हमने वहां तक देखा था, तो पुलिस वालों को पहले ये शक हुआ कि क्योंकि उसकी जो सीट थी वो कमरे के जस्ट बगल थी, तो पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं रात में अर्चना नींद में मतलब कि गेट के पास खड़ी हुई हो या वॉशरूम गई हो और दरवाजा खुला रहा हो और वो नर्मदा नदी में न गिर गई हो। इस एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू किया। पुलिस की भारी भरकम टीम नर्मदा नदी के पास जाती है और बहुत सारे गोताखोरों को वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए लगाया जाता है कि कोई लाश मिले। बहुत गहराई से जांच पड़ताल होती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं घर वालों को ये सुकून था कि चलो अभी उसकी बॉडी नहीं मिली है, शायद वो जिंदा हो। लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो दूसरे एंगल से जांच करना शुरू करते हैं। वो इस एंगल से जांच करना शुरू करते हैं कि कहीं नर्मदा नदी में वो खुद, या मतलब कहीं अर्चना ने खुद छलांग ना लगा दी हो। इसलिए उसकी कॉल डिटेल भी चेक की जाने लगती है। उसके फोन की मतलब पूरी CDR के साथ पूरा जांच पड़ताल किया जब जाता है तो पता चलता है कि उसका फोन रात के 2:59 पर बंद हुआ था, मतलब 3 बजे बंद हुआ था। वो आधी से ज्यादा यात्रा कर चुकी थी तब उसका फोन बंद हुआ था। पुलिस पर
पूरी तरह से परेशान थी कि कोई कैसे ऐसे मतलब आधे रास्ते से गायब हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं, घर वालों को नहीं पता। हॉस्टल में भी फ़ोन किया जाता है, वो बहुत ही खुश वहाँ से निकली हुई थी। तो उसकी जब कॉल डिटेल चेक की जाती है, उसके फ़ोन की पूरा रिकॉर्ड जब उसका चेक किया जाता है, तो उसके फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिससे वो लगातार किसी से बात की हो, ज़्यादातर बात की हो। वो इस एंगल से जाँच कर रही थी कि शायद ये मामला लव एंगल की तरफ न जा रहा हो, उसको किसी से प्रेम रहा हो और कोई वाद-विवाद हुआ हो और उसने आत्महत्या कर ली हो, कहीं छलांग मार दी हो, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं मिला। फिर पुलिस सोचती है, इस एंगल से जाँच करना शुरू करती है कि अर्चना पढ़ने में कैसी थी और उसे वो कितने साल से तैयारी कर रही थी। कहीं उसे नाकामी मतलब वो पढ़ाई में लगातार जैसे नाकामी मिलती रहती है, तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, वो हताश होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कुछ ही सालों में एक वकील अच्छी-खासी बन गई थी, अच्छे पैसे कमा रही थी। अभी उसे कुछ ही महीने हुए थे जज की तैयारी करते हुए। तो इस मामले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। पुलिस हर तरह से परेशान थी, घर वाले परेशान थे। अंततः जो अर्चना थी उसके बारे में कुछ नहीं मिला और कहते हैं वो अर्चना के बारे में जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है। उस हॉस्टल में भी जाकर उसकी जो दोस्त थी, आस-पास के लोग थे, उनसे ही पूछताछ किया जाता है, लेकिन सब यही कहते हैं कि अर्चना बहुत ही खुश यहाँ से निकली हुई थी। उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाल कर देखे जाते हैं, जिसमें वो बहुत ही खुश वहाँ से सबसे मतलब कि हँसते-खेलते हुए वो वहाँ से निकलती है हॉस्टल से, सबसे बाय वगैरह करते हुए। कुछ भी ऐसा देखकर नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी निराश होगी, पता नहीं क्या कारण था। अब पुलिस ने जब भारी भरकम टीम के साथ कुछ दिन जांच पड़ताल करी, तो उसी में से एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हम तो अर्चना के करीब तक पहुंच गए थे। उसके जांच पड़ताल उसको पाने के वो किस स्थिति में है, वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, मैं आपको नहीं बता सकता कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। अब उनके इस बयान की वजह से घर वाले से लेकर पूरे टीम मेंबर सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर अर्चना है कहाँ? और इसमें अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद अर्चना भी जिंदा है, अर्चना मरी नहीं हुई है और उस पुलिस के बयान की वजह से वो किस चीज़ की अभी वो पुलिस इंतजार कर रहा है, पुलिस ऑफिसर वो अपने मुंह नहीं खोलना चाहता। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद अर्चना कहीं खुद से ही अपने मन से ना चली गई हो। लेकिन घर वाले जांच पड़ताल करने पर ये भी बताते हैं कि अर्चना बहुत ही खुले मिजाज की थी। हमारे घर में मतलब कोई भी उस तरह की बंदिशें नहीं थी जैसे कि हर घर में बेटियों के साथ होती है। उसे कहीं भी आने जाने की इजाज़त थी। हम सब बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। कभी भी किसी भी तरह का अर्चना के ऊपर दबाव नहीं था। वो कोई भी बात कभी छुपाती नहीं थी। हम लोग तो कई बार कह चुके थे अर्चना से कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। और अर्चना ने कभी भी कुछ ऐसा कहा नहीं, बहुत ही खुले मिजाज की थी। हम सब बहुत ही दोस्त की तरह रहते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। खैर अभी अर्चना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि वो मरी है या जीवित है, और जैसे हमें जो भी जानकारी मिलेगी दोस्तों, हम आपको ज़रूर बताएँगे।